हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का तो काफ़ी दिन से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन आई वॉज़ वेरी इल, सो आई couldn't टेक ऑन टाइम. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास. और जहाँ तक मुझे याद आता है, वी हैव completed चैप्टर नंबर 1 एंड वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2. ओके, सो इट्स बेटर अगर आप लोग सभी बुक्स खोल लें. बुक में पेज नंबर 12 लेसन 2 फेबल, ये आप लोग खोल लीजिए, जिससे कि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. ओके, सो आई एम रीडिंग, यू शुड बी seeing your book while I am reading and explaining. Okay, so I am reading, you just listen to me. Listen to Fable written by Ralph Waldo Emerson. अच्छा, आप लोगों को पता है व्हाट इज़ फेबल? आई थिंक नो. तो मैं ही बता देती हूँ. फेबल यानी एक शॉर्ट स्टोरी जो कि टिपिकली डिपेंड्स ऑन एनिमल कैरेक्टर्स, यानी ऐसा स्टोरी जिसमें एनिमल एज अ कैरेक्टर बात कर रहे हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग्स बात करते हैं, वैसे एनिमल उस कैरेक्टर्स में बात करते हैं. जैसे आप लोग आजकल टीवी में देखते ही हो कार्टून शो, उसमें कार्टून जो है वो एक्चुअली में ड्राइंग है, लेकिन वो इस तरीके से उसको पेश करते हैं कि वो ड्राइंग हमें ऐसा फील देता है कि वो बात कर रहा है. एनिमल कैरेक्टर्स है, वो एनिमल कैरेक्टर को किसी में देखना वो कुत्ता बात कर रहा है, किसी में चूहा बात कर रहा है, किसी में घोड़ा बात कर रहा है. तो ऐसे सीरियल्स या ऐसे स्टोरीज़ जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स बात करते हैं, ऐसी स्टोरीज़ को हम कहते हैं फेबल. ओके, नाउ अंडरस्टूड? अच्छा, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. रैल्फ वेल्डो इमर्सन, जो कि इस कहानी के इस पोएम के पोइट हैं. उनका जन्म 1803 में और उनकी मृत्यु 1882 में हुई. वो एक अमेरिकन एसेज थे, लेक्चरर थे, और साथ में वो एक बहुत अच्छे पोएट भी थे. उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जिस पोएम की वजह से उनकी ख्याति बढ़ी वो थी कॉनकॉर्ड हाइम एंड ब्रह्मा. अच्छा, इस पोएम में यानी इस फेबल पोएम में उन्होंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल हैड अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम. एक माउंटेन जो है एक स्क्वायरल से, स्क्वायरल पता है ना क्या होता है? गिलहरी को बोला जाता है स्क्वायरल. तो एक स्क्वायरल और एक माउंटेन के बीच में बातचीत चल रही है, जो कि वो इस पोएम में दिखाना चाह रहे हैं. और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं. लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है. और वो एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है. बिना रीज़न के कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. हर एक एग्जिस्टेंस के साथ एक रीज़न जुड़ा रहता है. रीज़न से मतलब, जैसे मान लो एक छोटा सा कंकड़, ठीक है, वो हमारे कोई काम का नहीं है, रास्ते में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन वही कंकड़ जब एक इमारत बनती है, उसी कंकड़ को यूज़ किया जाता है इमारत बनाने के लिए. भले ही हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं उसकी नींव है वो कंकड़. तो इसी तरीके से इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि किस तरीके से एक लिविंग या नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, हर एक इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है और उस एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है. ओके, अंडरस्टूड नाउ? अब हम पोएम के उसमें आगे बढ़ते हैं. मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग. द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together." अब यहाँ पे माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा हो रहा है. क्वारल यानी झगड़ा. तो वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं. और माउंटेन अपने आप, मैंने यहाँ पे जैसे थर्ड लाइन में लिखा है, फॉर्मर कॉल्ड द लैटर. फॉर्मर में यानी माउंटेन, लेटर यानी बाद में, यानी बाद वाला कौन है? स्क्वायरल. फॉर्मर पहला वाला कौन है? माउंटेन. तो माउंटेन जो है वो स्क्वायरल के साथ झगड़ा कर रहा है और उसे कह रहा है, यू लिटिल प्रिक,
लिटिल प्रिग यानी मॉरलिस्टिक पर्सन, यानी छोटा अदना सा इंसान, ठीक है। तो वो उसको कह रहा है तुम इतने छोटे से अदने से इंसान, तुम्हारी क्या औकात है। तब बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। तब जो बन है, बन यानी स्क्विरल, अपने आप को बन कह रहा है, वो कह रहा है, आंसर कर रहा है कि तुम जो है, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे जितना बड़ा शायद और कोई नहीं है, लेकिन उसके अलावा यू शुड मीन्स यू शुड सी ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो। सिर्फ बड़ा होना ही किसी की इम्पोर्टेंस, मतलब कोई बड़ा है बोल के वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी शुड सी ऑल द अदर क्वालिटीज़ ऑल्सो बिफोर कंसिडरिंग एनी ओपिनियन अबाउट हिम। तो वो स्क्विरल उस माउंटेन से कह रहा है कि मेरे बारे में अपनी ओपिनियन, या अपने बारे में अपनी ओपिनियन तुम चेंज करो। तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े हो इसीलिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उसकी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, उसको जांचना चाहिए, उसको परखना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस उसकी क्वालिटीज़ से ही हमको समझ में आएगी। और ये सब देखने के बाद ही हम कंसिडर करते हैं, अपना जजमेंट उसके ऊपर बेस करके हम अपना ओपिनियन तैयार करते हैं। तो इसीलिए स्क्विरल उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम बड़े हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और मैं छोटा हूँ इसलिए मैं इम्पोर्टेंस नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अपनी राय किसी की स्ट्रक्चर या किसी का पोजीशन देख के नहीं होता है, उसके क्वालिटीज़ के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। क्वालिटीज़ ही एक मेन फैक्टर है जो आपको आइडेंटिफाई करने में, या अपना ओपिनियन तैयार करने में, या अपना जजमेंट देने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, to make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so sparry. यहाँ पे बन कह रहा है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्विरल जो है वो, स्क्विरल बोलो या बन बोलो या लिटिल प्रिग, सब उसी के तीनों के उसी के ही नाम है। स्क्विरल को ही लिटिल प्रिग बोल रहा है माउंटेन, और स्क्विरल अपने आप को बन कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों नाम ही उसके लिए दिए गए हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि वही एक ही चीज़ कि ओ माउंटेन, तुम अपना जजमेंट तैयार करने से पहले तुम उसके क्वालिटीज़ को देखो, उसके बाद ही अपना जजमेंट बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम बहुत बड़े हो बोल के तुम अपना आपको इम्पोर्टेंस सोचोगे, और मैं बहुत छोटा हूँ अदना सा हूँ बोल के मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं। ऐसे में तुम अपना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, ऐसा ये मत सोचो। ओके। The squirrel said he did not think that occupy a small place in comparison to huge area occupied by the mountain was insulting. Squirrel कहता है कि तुम बहुत बड़े हो ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा हूँ तो ये नहीं होता है कि तुम अधिकार मिल जाता है तुमको मेरा इंसल्ट करने का, तुम वो अधिकार नहीं रखते हो। तुम बड़े हो बोल के तुम मेरे जैसे छोटे इंसान को जो कोई पोजीशन नहीं रख पाता है या कोई ऑक्यूपेशन नहीं कर पाता है बोल के तुम मुझे छोटा मत सोचो। मेरा भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, मैं भी एक जगह ऑक्यूपाई करता हूँ, भले ही मैं तुम्हारे जितना लार्ज नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे जितने छोटे हो सकते हो? नहीं। जैसे मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूँ वैसे तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। तुम्हारा एक अलग इम्पोर्टेंस है, मेरा एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए तुम ये अधिकार बिल्कुल नहीं रखते हो कि तुम बड़े हो और मैं छोटा हूँ बोल के तुम मेरा इंसल्ट करोगे। I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. अब यहाँ पे स्क्विरल जो है वो माउंटेन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम मेरे से बहुत बड़े हो, एक अलग पोजीशन रखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा इंसल्ट करोगे। क्यों? क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वो तुम में नहीं है, भले ही तुम्हारा टैलेंट मुझ में नहीं है जिस तरीके से, वैसे ही मेरे जो टैलेंट है वो तुम में नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि
भले ही तुम बहुत बड़े हो, तुमने मेरे लिए ट्रैक भी तैयार कर दिया है जाने के लिए बड़े ही वाइज तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इंसल्ट करोगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपने ऊपर एक फॉरेस्ट को कैरी करते हो, अपने पूरे बैक के ऊपर तुम एक फॉरेस्ट को कैरी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम एक नट को तोड़ सकते हो? नहीं। जिस तरीके से तुम एक नट को नहीं तोड़ सकते हो, मैं एक फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पोजीशन छोटा है। मैं तुमसे तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, तुम इतने बड़े हो इसलिए तुम अपने पीठ के ऊपर एक फॉरेस्ट को लाद सकते हो, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि मैं एक फॉरेस्ट को नहीं लाद सकता हूँ, लेकिन मैं जो काम कर सकता हूँ वो तुम काम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए तुम मुझे छोटा हूँ, अदना हूँ बोल के मेरी इंसल्ट मत करो। जिस तरीके से मेरा एक इम्पॉर्टेंस है, मेरा एक एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है, उसी तरीके से तुम्हारे एग्जिस्टेंस का भी एक रीज़न है। इस तरीके से पोएम हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया समझना। आप लोगों को मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं पेज नंबर 14। अच्छा, पेज नंबर 14 में आप लोग देख रहे हैं कुछ वर्डनेस दिए गए हैं, 3 वर्ड्स हैं जिसका आपको मीनिंग दिया गया है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं बुक के अंदर जो मैं आपको बाद में भेज दूंगी, PDF फाइल उसका, वो आप लोग अपने बुक में मार्क कर लेना, जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग, और ये वर्ड नेस्ट वाले जो मीनिंग्स हैं ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। साथ में मैंने जो वर्ड्स दिए हैं उनको भी आप लोग लिखेंगे और बाय हार्ट करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं पेज 14, क्वेश्चन 1, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। Number 1. Choose the correct alternative to complete the following sentences. Number 1. The quarrel was between the mountain and the. इसका आंसर है 4th नंबर। किसके साथ quarrel था माउंटेन का? स्क्वेरल के साथ। तो आंसर इज 4th, स्क्वेरल। नेक्स्ट, बन हैज़ नो डाउट दैट द माउंटेन इज। क्या चीज़ का बन को डाउट नहीं था कि माउंटेन इज, बन हैज़ नो डाउट दैट द माउंटेन इज बिग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माउंटेन जो है वो बहुत बड़ा है। आंसर इज 2nd नंबर, बिग। उसके बाद 3rd नंबर है आपका क्वेश्चन। अनलाइक अ माउंटेन अ स्क्विरल कैन क्रैक अ। अनलाइक अ माउंटेन अ स्क्विरल कैन क्रैक अ। आंसर इज 1, नट। जिस तरीके से माउंटेन एक नट को क्रैक नहीं कर सकता है और स्क्विरल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज नंबर 1, द नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। प्रोवाइड सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसका भी आंसर मैं आपको, जैसे अभी मैं मुंह में डिस्कस भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में भेज दूँगी आंसर, जिससे कि आप लोग लिखने में इजी होगा तो लिख लेंगे, और नहीं लिखेंगे तो आप जैसे मैं अभी समझा रही हूँ समझ लेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स, जिसमें आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। नंबर 1 इज द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वेरल लिटिल प्रिग। तो ये सही है कि गलत? The squirrel little bun. Oh sorry, the mountain called the squirrel little bun. गलत, false। उसने उसे लिटिल बन नहीं कहा था, क्या कहा था? लिटिल प्रिग। तो आप लोग पेज 12 में 3rd लाइन, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग, इस ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट इसे आप लिख लेंगे यहाँ पे इसके आंसर में, और आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, बी, द स्क्विरल इज स्पीरियर देन द माउंटेन। इसका आंसर यहाँ पे सुपीरियर नहीं होगा, सुपीरियर होगा, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। चैप्टर में सुपीरियर होना चाहिए, SUPRIOR, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर देन द माउंटेन, आंसर इज ट्रू। इसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट में यू विल राइट, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई ऑब्लिक एंड नॉट हाफ सो स्परी। ये है आपका
पोएम का पेज 12 7th लाइन नीचे से, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्री। तो ये आपका सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और आंसर है इसका ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू, and the supporting statement for this is, if I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut, neither can you crack a nut। तो ये आपका है पोएम का पेज नंबर 12 नीचे से सेकेंड लाइन, if I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut। तो ये आपका हो गया सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2C। ओके, क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको ये जो बुक के क्वेश्चंस है, हु हैड अ क्वारल विद द स्क्वायरल, व्हाट इज नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल, व्हाट इज इट दैट स्क्वायरल डजंट डिनाई, ये तो 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ही। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो क्योंकि चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस उसके अलावा चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए जो मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और फिर बाद में हम लोग उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, क्वेश्चन नंबर 4। Replace the underlined word with suitable phrasal verbs from the list given below. Change the form of verbs where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. यानी फ्रेजल वर्ब आपको पता है, ऐसे वर्ब जो एक साथ ग्रुप में यूज़ किए जाते हैं और हम कोई भी एक वर्ब को ओमिट करके उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट में कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, एक एक्स्ट्रा है। आपको इन्हीं में से कौन सा फ्रेजल वर्ब आपको अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस में से चेंज करना है वो आपको देखना है। सबसे पहला इज रबी मेट हिज फ्रेंड इन द पार्क। वर्ड है आपका मेट, जिसे आपको चेंज करके उसके जगह में फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है। ओके, तो इसका आंसर होगा मेट के लिए केम अक्रॉस। ओके, नेक्स्ट इज तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट cruel behavior to animals. Tolerate is the word, you have to change it into phrasal verb, so answer is put up with. Okay, for tolerate the word is put up with. Next, third question, his proposal was rejected. Rejected के लिए phrasal verb है turn down. Okay, रिजेक्टेड की जगह में हम यूज़ करेंगे टर्न्ड डाउन। क्लियर? यहाँ आपको लिस्ट जो नीचे दिया गया है टर्न डाउन लिखा हुआ है, आप उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो टर्न लिखा हुआ है, आप ईडी जोड़ देंगे उसके साथ, तो हो जाएगा टर्न्ड डाउन। ओके, क्लियर? अच्छा, पहले वाले सेंटेंस में भी केम अक्रॉस है, आपका वर्ड है कम अक्रॉस, लेकिन जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। मेट, मीट नहीं, मीट MEET मीट होता है, यहाँ पे मेट लिखा है, मेट यानी पास्ट टेंस हो गया। तो इसीलिए आप जो फ्रेजल वर्ब भी यूज़ करेंगे वो पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। तो पहला हो गया मेट के लिए केम अक्रॉस, सेकेंड हो गया टॉलरेट के लिए पुट अप विथ, और थर्ड हो गया रिजेक्टेड के लिए टर्न डाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, change the voice of the following sentences. नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस है लॉक द डोर। इसके लिए आपको वॉइस चेंज द वॉइस। ये सेंटेंस जो है ये आपका एक्टिव वॉइस में है, आपको इसे चेंज करना है पैसिव में। लॉक द डोर, आंसर क्या होगा? ज़्यादातर जब हम देखते हैं अगर हमारा कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लॉक द डोर जस्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे टाइम में हम लेट शब्द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट से इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? लॉक द डोर है, आंसर होगा लेट द डोर बी लॉक्ड। क्लियर? लेट द डोर बी लॉक्ड।
नेक्स्ट है असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसमें हम चेंज करेंगे, पैसिव में क्या होगा, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन टू असीम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले आपको सिखाया भी था क्लास 9 में और क्लास 10 में भी। जब मैं ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगी फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। अभी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, आप जस्ट सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? सो असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन टू असीम। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, आई हैड रिटन अ लेटर। ये तो सबसे इजी, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। आई हैड रिटन अ लेटर, इसका आंसर होगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। मैं आपको मुंह में तो बोल रही हूँ, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी, ठीक है? तो इसीलिए एक बार समझने में भी अच्छा है और लिख लेना देख देख के, ठीक है? नेक्स्ट इज राइटिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विद इन 100 words advising her or him to visit the public library in her or his locality as frequently as possible। ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड, जिसमें आप उसे 100 वर्ड्स में आप ये लेटर लिखेंगे और उसे एडवाइस करेंगे। योर फ्रेंड आइदर शी और ही, किसी को भी आप लोग लेटर में उसको मेंशन करना है कि यू विजिटेड अ पब्लिक लाइब्रेरी इन योर लोकेलिटी एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। मतलब तुम्हें एडवाइस करना है अपने फ्रेंड को कि तुम्हारे जो लोकेलिटी है उसमें जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है, हर लोकेलिटी में, हर जगह में आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी मिलता है, ठीक है? तो इस लाइब्रेरी में आपको जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, हमको क्या उसके यूजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, किस लिए जाने से हमको क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ आपको उसे एडवाइस करनी है इन योर लेटर इन 100 वर्ड्स। तो आप लोग कोशिश करेंगे, लिखेंगे और जिसका सबसे अच्छा होगा उसका क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग आप बहुत इजीली करते हैं, अभी तक करते आए हैं हर क्लास में 9 से। तो इसमें आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि किस तरीके से अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमको क्या फ़ायदा है अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और उसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपको अपना पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहला पॉइंट हो गया गुड फॉर हेल्थ, और इसका आप टॉपिक पैराग्राफ लिखेंगे, आपको 1000 बार बोला गया है एक टॉपिक का नाम देना। यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने नाम देने के लिए, लेकिन आपको उस पैराग्राफ राइटिंग में नाम देना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि वाई इज़ इट गुड फॉर हेल्थ, क्या इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट फ्रेश एयर, अगर हम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है इसका, गुड और बैड। उसके बाद हवा हमको जो मिलती है वो फ्रेश मिलती है, कीप्स वन एक्टिव थ्रू आउट द डे। और तीसरा पॉइंट हो गया किस तरीके से ये हमें सारे दिन एक्टिव रखती है। तो ये है आपके 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में, जिसका सबसे बेस्ट होगा उसका डिस्कस किया जाएगा क्लास में। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को भेज दूँगी। तो फॉर टुडे इट्स ओवर नाउ, सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके,
So bye for now. Have a good day.